नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, वैसे तो भारतीय अवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि ये पूरा समय, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत भारतीय एकता को बढ़ाने में, भारतीय एकता को समझाने में और उसको और प्रोत्साहित करने में, अपने आवाम को समझाने में, वो लगाने में विश्वास रखता है और वही प्रयास कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता ताकत दल का प्रयास का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है कि जो राजनीतिक ताकतें हैं इस समय, वो भारतीय एकता नहीं चाहती हैं, ये तो स्पष्ट है। वो एकता नहीं चाहती, ये तो स्पष्ट है। तो उनकी भी फितरत को, उनके भी मंसूबों को और उनकी साजिशों को भी बताना पड़ता है। तो काफ़ी ऊर्जा जो है उसी में खर्च हो जाती है। और इतना भी सत्य है कि इन ताकतों के रहते भारतीय एकता, क्या कोई भी एकता जो है माने भारतीयता आधारित कोई भी एकता या भाईचारा या सद्भाव वह स्थापित हो नहीं सकता, ये बिल्कुल तय है। तो इसीलिए अपनी आवाम को समझाने के लिए यह आवश्यक है कि साथ साथ भारतीय एकता का महत्व क्या है, भारतीय एकता जरूरी क्यों है, और ये भारतीय एकता सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल की खोज नहीं है। ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के इसी देश के महापुरुषों ने इसकी बराबर शिक्षा दी है और अपनी पहचान क्या क्या होनी चाहिए ये भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। दुर्भाग्य और दुर्भाग्य, दुख इसी बात का है कि उन हमारे महापुरुषों के, महान हस्तियों के, विभूतियों के बताने के बावजूद भी हम जो है व्यक्तिगत स्वार्थी होने का जो शिकार हम हो गए हैं, उसी के कारण जो है आज भारतीय एकता को महत्व देने के लिए जो है जिस तरह से उत्साह के साथ आना चाहिए, अभी भी हमारे भारतीय समाज के कुछ तबके अभी नहीं आ पा रहे हैं, उनको वो आना बाकी है। तो भारतीय जनता ताकत दल उसी प्रयास में लगा हुआ है। संसाधन उतने नहीं है कि संगठित करके, टीम बना करके पूरे देश में इसका प्रचार किया जाए। जरूरत इसी बात की है
लेकिन जब भी संसाधन हो जाएगा तो उसी तौर तरीके से उसी पैमाने पर पूरे देश के लोगों को एक करने के लिए जो है पूरे देश के लोगों को एक करने के लिए वो इसकी कोशिश करेगा और अभियान चलाएगा और ये संदेश जो है पहुंचाएगा। और इसी भारतीय एकता न होने पाए और जो समाज में जो है माने सांप्रदायिक जातीय भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतीय जो इसके आधार पर जो विखंडनकारी ताकतें हैं वो तरह तरह के कुतर्कों के द्वारा जो है आकर के भारतीय आम ताकत दल के पदाधिकारी से कहते रहते हैं। मसलन जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि इसमें शासक है, केंद्र में भी उसका शासन है, कई राज्यों में उसका शासन है, वो इसकी बात करने का जो मुख्य जो बिंदु है जिस पर वो केंद्रित होता है, मुख्य बात बस हम नहीं रहेंगे तो सत्ता का क्या होगा, इसी दृष्टिकोण को बदलना है। कौन रहेगा, कौन शाश्वत है, इसकी चिंता जो है होनी चाहिए। सिर्फ हमारा देश रहेगा और देश को रहना है, और जो कुछ भी हम करें और जो कुछ भी हमको करना है वो अपनी आवाम के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों और नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये दो बात हमेशा सभी को ध्यान में रखना होगा। और बाकी मोदी नहीं रहेंगे, राहुल नहीं आएंगे, अखिलेश नहीं आएंगे, इस अवधारणा को त्यागना होगा। कुछ दुष्प्रचार इस किस्म के भी सुनने को मिल रहे हैं कि भारतीय जनता दल का शासन आ गया और उसका वातावरण आ गया तो हिंदू सनातन नष्ट हो जाएगा, हिंदू सनातन का क्या होगा। ये सिर्फ जो एक दुष्प्रचार का हिस्सा है। ये सभी को जान लेना आवश्यक है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जान लेना आवश्यक है कि अब हमारी एंटिटी एक राष्ट्र की है। हमारा राष्ट्र ये महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो तभी हिंदू सनातन, जो कि एक महान परंपरा है, महान दर्शन है, महान विचार है, वो सुरक्षित हो पाएगा। तो ये हमारा राष्ट्र कैसे महफूज हो, इसकी चिंता करेंगे। और इसी प्रकार जो दूसरे भी पंथ इस भारत की मिट्टी में फल फूल रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, वो भी चाहे हमारा इस्लाम पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, वो तभी महफूज रह पाएगा जबकि हमारा राष्ट्र जो है महफूज होगा। तो वो चिंता करें राष्ट्र की, और राष्ट्र में और राष्ट्र की चिंतन में ये विखंडनकारी, विभेदकारी जो सोच जो है बहुत ही घातक होती है। और जहां तक कि धर्म का सवाल है तो धर्म तो जितने भी देशवासी हैं हमारे, जितने हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको अनिवार्य रूप से एक ही धर्म का पालन करना है, वो हमारा है राष्ट्र धर्म। यानी राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे अपने देशवासियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा भारतीय समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उसी कर्तव्य का पालन राष्ट्र धर्म के रूप में हर एक भारतीय भाई बहन को, हर एक भारतीय नागरिक को करना है। और वो राष्ट्र धर्म इस रूप में है
कि हमारा हमारा यानी हमको क्या करना है कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित हो और कोई हम ऐसा काम ना करें और उन सारे कामों से हम परहेज करें जिससे कि ये देश हमारा और हमारा भारतीय समाज कमजोर हो। अब कमजोर हो और हम जो भी करें तो पूरे भारतीय आवाम की को अपने दिमाग में रख करके कि उसकी चिंता करें और पूरी आवाम की चिंता के लिए जरूरी है कि पूरी आवाम से मोहब्बत करिए। और जब पूरी आवाम से मोहब्बत करिए तो उसका एक अनिवार्य अंग है कि सबको बराबरी के आधार पर सम्मान देने की आदत डालिए। ये जरूरी है, ये तो चाहिए, माने ये तो आवश्यकता है। लेकिन देखने को जो मिलता है कि हमारे समाज में जो कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, जो सामंतशाही सोच के हैं, सम्राटवादी सोच के हैं, वो हमारे भारतीय समाज के कुछ तबकों को वो इज्जत देने के लिए मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है। और इसीलिए कभी कभी वो खुलेआम सरेआम सार्वजनिक रूप से कुछ अपमानजनक संबोधनों से वो उनको संदर्भित करते रहते हैं, उनको संबोधित करते रहते हैं। भारतीय जनता दल ने इसकी मनाही की है कि यह हमारी भारतीय एकता के खिलाफ बहुत खतरनाक जहर है। इन संबोधनों का हर हालत में परहेज किया जाना जरूरी है। जैसे कुछ कट्टरवादी तत्व और कट्टरवादी सोच के तत्व जो कि सामंतशाही दृष्टिकोण पालते हैं, वो हमारे इसी भारतीय समाज के एक तबके को पंचर पुत्र कहते हैं और कभी कभी कहते हैं या कहलवाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कटुआ कहते हैं, कभी कभी जिहादी कहते हैं, कभी कभी पाकिस्तानी कहते हैं। इन प्रवृत्तियों से, इन आदतों से और सोच से परहेज करना होगा। ये उदाहरण के तौर पर देखिए, ये नहीं कहा जा रहा कि सभी लोग कहते हैं, लेकिन कट्टरवादी तत्व ऐसा सरेआम कहने से वो परहेज नहीं करते हैं। और वही कट्टरवादी तत्व जो है हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको कि इन सबों ने कोई दलित कहता है, कोई शेड्यूल कास्ट कहता है, कोई अनुसूचित का, लेकिन भारतीय जनता दल उन्हें एक ही संबोधन, जो कि सम्मानजनक संबोधन है, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन। चूंकि पिछड़ापन दिमाग में है कि भाई उनके पिछड़ापन को दूर करना है, तो वो हरिजन चमार क्या क्या, तो ये बात बार इसलिए याद दिलाई जा रही है कि इन अपमानजनक संबोधनों का या इन अपमानजनक शब्दों से वो संदर्भित करने की आदत और उसकी मंशा और विचार हर हालत में त्यागना होगा। भारतीय एकता को न चाहने वाले, उसे तो जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विखंडन के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे और न वो चाह रहे हैं कि इस देश में भारतीय एकता है। और किस तरह का तर्क गढ़ते हैं उसके कुछ नमूने जरा सुन लीजिए। कुछ असदुद्दीन ओवैसी के लोग आगे कहते हैं कि हम तो दबे कुछ, और कभी कभी तो बोला करते थे कि भारतीयता क्या होती है। तो बताया कि भाई इस देश में भारतीयता पर सवाल करना वो राष्ट्रद्रोह के बराबर है। इस देश में रहते हो और सवाल करते हो कि भारतीयता क्या है। तो अब
उनका ये कहना है कि हम दबे कुचले हैं। अरे भाई, दबे कुचले की भावना छोड़ दीजिए। हमारे बाबा साहब ने क्या कहा था कि बाबा साहब का एक जातिविहीन समाज, या अर्थात हमारी एक ही जाति है, हम भारतीय हैं, इस अवधारणा में तो आइए। इस अवधारणा में आने के बाद वो शब्द की हम दबे कुचले हैं, वो बात निकल जाएगी। बस एक ही बात रह जाएगी, मैंने जब हम हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, और आपस में सद्भाव और सम्मान के साथ, ये भी आवश्यक है। तो बस एक ही बात रह जाएगी कि आर्थिक और साधन के को लेकर के पिछड़ापन है। वो जो है, जो स्टेट है, जो राज्य है, वो उनको मैंने अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए वो पूरी मदद करेगा, वो सीखने पढ़ने के लिए भी, लेकिन परिश्रम और मेहनत के बल पर काबिल बनने का, निकम्मा बन के नहीं, यही बात है। और आरक्षण जो है वो निकम्मा बनाता है। तो हमारे देश में जो काबिल लोग हैं, जो काबिल बन सकते हैं, साधन के अभाव में नहीं बन पा रहे हैं, उनको निकम्मा बनाना कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। इसीलिए ये आरक्षण जो है व्यक्तिगत रूप से इस रूप से मतलब कि जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं आर्थिक रूप से, और वो आर्थिक पिछड़ापन कहीं भी हो सकता है, आर्थिक पिछड़ापन कहीं भी हो सकता है, उनकी परिभाषा के अनुसार ही वो किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी उम्र, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है वो तो, और वो अपनी प्रतिभा का विकास इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो साधन नहीं है, वो आर्थिक माने साधन नहीं है उसके अभाव में। तो और जबकि वो प्रतिभाशाली हो सकता है, ऐसे जो मैंने जिसकी संभावना प्रतिभाशाली बनने की है, उसकी प्रतिभा को मार करके वो 20% 25% पर उसको स्ट्रेंगुलेट करके, उसका गला घोट करके, निकाह बना करके उनको इस तरह का नागरिक बनाना सर्वथा जो है देश के और देश की दक्षता, देश की जो है उत्पादकता और देश को जो चाहिए, जिसकी आवश्यकता, उसके सर्वथा विरुद्ध है। तो इसलिए ये बताने की कोशिश यही है कि आरक्षण जो हर तरह से हमारे भारतीय समाज के लिए, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के लिहाज से, और जो देश जो नेशनल एफिशिएंसी है, नेशनल प्रोडक्टिविटी है, उसके भी लिहाज से, और कोई भी राष्ट्र आरक्षण या निकम्मापनी की बैसाखी पर वो टिका नहीं रह सकता, ड्यूरेबल नहीं हो सकता, सस्टेन नहीं कर सकता, और जो है उसकी वो निरंतरता, उसका शाश्वत होना हमेशा खतरे में बना रहेगा। इसलिए आरक्षण हर तरह से बिल्कुल अभिशाप है। और दूसरी ओर आरक्षण की मार इसी भारतीय समाज के कुछ तबके का इस कदर अभिशाप है कि जब से जन्म लेते हैं, स्कूल में एडमिशन, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, उसके बाद फिर नौकरी में, फिर आरक्षण, फिर इसके बाद प्रोन्नति में या पदोन्नति में, प्रमोशंस में, जीवन भर यानी फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव वो उनके लिए अभिशाप बिल्कुल बना रहता है। तो हर तरह से यह अभिशाप है इस देश के लिए, और इसको बिल्कुल निष्पक्ष और अवाम परस्ती के दृष्टिकोण से, देशभक्ति के दृष्टिकोण से कोई भी देखेगा
वो यही पाएगा। तो आरक्षण के विषय में तो ये मैं आरक्षण विषय में ये जानकारी ये बहुत आवश्यक है। और तो जो वो लोग खास करके जो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक लोग कहते हैं कि हम दबे कुचले का एहसास नहीं करना है। एहसास वो करना है कि जो हमारे महापुरुषों ने कहा कि भाई ये जातहीन समाज का या हमारा समाज एक ही है कि हम भारतीय हैं। इसमें दबे कुचले का कोई स्थान नहीं है। न दबे कुचले का कोई स्थान है न कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की अवधारणा का कोई स्थान है, न कोई दलित और गैर दलित की अवधारणा का कोई स्थान है। सब लोग भारतीय, सिर्फ एक ही पिछड़ापन है आर्थिक संसाधन का, जिसको दूर करने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट और राज्य की है, सरकार की है। और सबको परिश्रम और काबिलियत के आधार पर जो है वो आगे बढ़ना है, आरक्षित होकर के अपनी काबिलियत को मार करके नहीं। और इस तरह ये एहसास जो है हमारे उन पिछड़े भारतीय भाई बहनों से भी एहसास आता है कि भाई हमको काबिल बनना है। हमारे बाबा साहब भी आरक्षण से बाबा साहब नहीं वो बन पाए थे। उन्होंने भी, उनको आर्थिक जब मदद मिली तो वो पढ़े लिखे, परिश्रम किए, अध्ययन किए, जहां तक हो सका, तब जाकर के इस देश के लिए वो हीरा बने, कीमती हीरा बने। और विशेष करके हमारे भारतीय समाज के उस तबके के लिए मैंने बेहिचक उन्होंने उसके उत्थान के लिए प्रयास किया और सारी जलालतें झेली, सारी कठिनाइयों का सामना किया, सारे अपमान सहे, सब कुछ सहा। तो इतना बड़ा राष्ट्र का हीरा जो है जो बने थे वो आरक्षण के माध्यम से नहीं बने थे, वो परिश्रम करके। तो वही चीज है कि आरक्षण को हटाकर समाप्त करके जितने भी साधनहीन हैं उनको साधन दे करके वो परिश्रम करें, मेहनत करें और जो है काबिल बने, आरक्षण नहीं। अब जो राजनीतिक दल हैं जो इस शासन व्यवस्था में और समाज में सामंत साहों की तरह पूरा जकड़े हुए हैं, तंत्र पर हमेशा वो हावी और हावी रहना और हावी रहने को कायम रखना चाहते हैं। तो आप उसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि वो अपनी दुकान वो बचाने के चक्कर में है। हमेशा उनकी चिंता रहती है कि हमारी दुकान का क्या होगा। हम जो मैंने इसमें वो शासन व्यवस्था में हम हमेशा शासन व्यवस्था, संसाधनों पर, तंत्र पर हमेशा काबिज रहे हैं। तो यदि ये माहौल आ गया भारतीयता का, तो फिर उनके इस दुकान का और जो है शासन और शासन व्यवस्था संसाधन पर काबिज होने का जो षड्यंत्र है उसका क्या होगा, यही चिंता उनको खाई जा रही है। इसीलिए जो है तमाम तरह के वो कुतर्क जो है वो गढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये हमारे देश के लिए बड़ी खतरनाक है। ये सबसे बड़ी चीज है। जरा बता, मैंने कोई भी मैंने साधारण मस्तिष्क से, साधारण विचार से ये बिल्कुल वो सोच सकता है कि जिस दल ने सत्ता के लिए जो है इस देश को बंटवाया, और ये बात जो है मैंने कई बार ये बताई गई है, सिर्फ सत्ता के लिए देश को बंटवाया। और उस देश के विभाजन में 25 से 30 लाख लोगों की जान गई और 3 करोड़ से ऊपर वो घर उजड़े। और फिर इसका इल्जाम किसी और के सिर पर बिल्कुल मरने की साजिश की गई।
अब जब ये सामने आ रहा है कि नहीं भाई, यही तो है, यही तो जो वो नेहरू ही है, जो नेहरू और नेहरू के साथ जो है वो नेहरू के साथ वो मोहनदास करमचंद गांधी, सिर्फ सत्ता उसी को दिलाने के लिए ये पूरा जो है साजिश, देश विभाजन और देश विभाजन में आबादियों का हस्तांतरण, और उसमें जो है 25 से 30 लाख लोगों की जान जाना, लोगों के घर उजड़ना सब हुआ है। और जबकि उस नेहरू के पक्ष में जो है कांग्रेस में कोई नहीं था और हमारी जनता में भी कोई नहीं था। समझ जाइए किस तरह से ये मोहनदास करमचंद गांधी और मैंने कितनी बड़ी साजिश किया उसने, माउंटबेटन के साथ मिलकर उसको थोपा अपने देश पर। और चूंकि जिसको कांग्रेस भी नहीं चाहती थी और जिसको हमारे देश के लोग भी नहीं चाहते, उसने क्या क्या अभिशाप, क्या यानी कहर बरपाया अपने देश पर। लोगों ने देखा होगा, नहीं लोगों ने देखा है, देश ने देखा है। ये बिल्कुल जैसे देश के साथ दुश्मनी की जाती है, वो दुश्मनी किया है इसने, नेहरू ने अपनी। जब वो हुआ था तो पहला हमारा जो सेना अध्यक्ष, और उस समय जो है सन 1946 या 47 में वो तीनों सेनाएं अलग अलग नहीं थी, वो सेना एक ही थी और उसका एक ही अध्यक्ष हुआ करता था। और तो पहला मैंने अपने आज़ाद भारत का या 19 आज़ादी तो खैर उसको नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए 1947 में जो सेना अध्यक्ष थे उनका नाम था राय बूचर। जब इस नेहरू के पास गए कि सर अब मैं इस देश के लिए जो है अपनी सेना का आधुनिकीकरण मैं करना चाहता हूं, और जो आवश्यकताएं हैं मैंने नए भारत के लिए, उसके अनुसार जो है अपनी सेना को मैं तैयार करना चाहता हूं, और ये मेरी योजना है, ये मेरे प्लान्स हैं। इस नेहरू ने उस सेना अध्यक्ष राय बूचर को भगा दिया। बताइए ऐसा कोई करता है? रक्षा की तैयारी, देश हमारा महफूज रहे, कोई भी राष्ट्रभक्त देशभक्त जो है उसकी पहली चिंता होती है। लेकिन ये देखिए वहीं से इसकी गद्दारी शुरू होती है, और उसे गद्दारी जो है वो सत्ता पाने के लिए भी गद्दारी किया, और उसके पहले भी कर चुका है ये नेहरू। और एक बात और कि जब से भारतीय जनता दल करीब ढाई साल से ये देशवासियों को बताना शुरू किया है कि ये अभिशाप नेहरू जो है कि क्या क्या गद्दारियां और देश के लिए देश के साथ दुश्मनी का कि इसके करतूत जो है देशवासियों को जानना जरूरी है, वही बताना शुरू किया है। तो ये तरह तरह के कुतर्कों से उसको ढकने का ये इस तरह के वो यानी मरमनी चल रही है। कुछ अब इनके जो सुबह सालार पत्रकार हैं वो बोलते हैं कि ये देश को बंटवाया सावरकर ने, देश को बंटवाया हिंदू महासभा ने, कभी बोलते हैं कि वो जिन्ना ने, और शायद सुनने में ये भी आया है कि जो अभी वर्किंग कमेटी जो जेएनपीसी की या कांग्रेस की, उसमें कोई कह रहा था कि एक प्रस्ताव पास करिए कि देश विभाजन जो है वो पटेल के कारण हुआ। तो उनके प्रस्ताव पास करने से क्या होगा? देश को ये जानना जरूरी है, ये तथ्य है कि देश बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया हुआ है। तो आज वर्किंग कमेटी यह पास करे कि देश जो है पटेल के कारण वो हुआ, कौन इसको मानेगा?
ये तो बताना है। और कौन मानेगा कि देश जो है वो देश जो है जिन्हें साहब के कारण बटा है। देश बांटने का प्रस्ताव जब खुद कांग्रेस पास कर रही है तो कैसे कोई इस बात को मान सकता है कि देश जो है वो जिन्ना साहब के कारण बटा है, देश जो है वो पटेल साहब के कारण बटा है, देश जो है सावरकर के कारण बटा है, देश जो है वो हिंदू महासभा के कारण बटा है। ये बात है कि जब कांग्रेस ने खुद जो है देश बांटने का प्रस्ताव, और ये भी बताया कि कांग्रेस वास्तव में तैयार नहीं थी, ये भी सत्य है। अब इतना बड़ा इल्जाम देश बांटने का, और अब चूंकि ऐसा आ ही गया था कि उधर अब कांग्रेस में तो सबको ये दबा करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसके भी पक्ष में आया था कि भाई कि ये कांग्रेस अध्यक्ष या बाद में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सबको दब करके, यही तो मैंने रोना इस बात का है कि वो मोहनदास करमचंद गांधी जो कि कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था, वो पूरे कांग्रेस को अपने चंगुल में रख करके, गिरफ्त में लेकर के सब काम वो करवा रहा था, जो कि कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। यही सवाल हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन, प्रत्येक भारतीय आवाम इस कांग्रेस से करे कि जो मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था, वो किस हैसियत से कांग्रेस को जो है वो आदेश दे रहा था, डिक्टेट कर रहा था, तानाशाही कर रहा था। तो कांग्रेस जो है वो तैयार नहीं थी। लेकिन क्या झूठ बोला मैंने, एक कुतर्क मैंने, चूंकि देश को बगैर बांटे जो है नेहरू को सत्ता मिलने का कोई रास्ता जो है वो मिल नहीं रहा था, इसलिए ये गद्दार नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और वो जो वायसराय था वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन, इन दोनों ने कहा कि अब तो नेहरू के पर सत्ता मिलने का बस एक ही रास्ता है कि देश को ही बांटा जाए, और इसका एक टुकड़ा जो कि प्रधानमंत्री पद का दावा कर चुके हैं जिन्ना साहब, उनके मुंह में डाल करके उनको शांत किया जाए। यही एक रास्ता बचा है। तो अब सब आमादा हो गए कि भाई देश को बांटना है, जो नेहरू को प्रधानमंत्री वो चाहिए इसको। तो जाकर के ये मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस से कहता है कि ये जवाहरलाल नेहरू गवर्नर जनरल माउंटबेटन के आगे बोला है कि यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो अब कांग्रेस का टूटना जो है ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब कांग्रेस को हर हालत में बचाना है। कांग्रेस बचाने के लिए देश को भी बांटना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अब चूंकि परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब वो कांग्रेस को बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। कुछ ऐसा ही कोई जो है कुतर्क दे करके वो देश विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस से पारित करवा लिया। और अब तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के सवाल भी आते हैं कि किसी में कि इस कांग्रेस ने जो देश बांटने का प्रस्ताव पास किया था उसका विरोध किसने किया था, इस तरह का सवाल आता है। तो यह देशवासियों को जानना जरूरी है कि उसका विरोध सिर्फ एक ही कांग्रेसी ने किया था। वो कांग्रेसी थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। ये सभी बीजेपी वालों को से पूछिए, इन जेएनपीसी वालों से पूछिए, और उन्हीं से नहीं, सपाइयों से भी पूछिए, बसपाइयों से भी पूछिए।
इसे एनसीपी और शिवसेना से पूछिए कि इस तरह की कांग्रेस से, इस तरह की एनपीसी से वो क्यों चिपके हैं। हमारे देश के लोग पूछे उनसे, जिसने देश को बांटा है। 25 से 30 लाख लोगों की हत्याएं की है इसने। ये पूरी आवाम हमारी, पूरे देश के लोग इसे सवाल कर रहे हैं। ये जो है, ये सपा वाले, बसपा वाले, जो कि हर वक्त जो है इसी जेएनपीसी के साथ वो चिपकते रहते हैं। वो हमारे देश के लोग इस भ्रम में न रहें कि अब तो बड़ी वो बसपा अलग है, कांग्रेस अलग है। अरे भाई, ये इसी मानसिकता की उपज है। ये सब जो है, सपा वाले, बसपा वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी और एनसीपी तो इसी से निकली ही है। तो हमारे देश के लोग इन पार्टियों से भी पूछे। तो देश विभाजन एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक त्रासदी है। इसका हिसाब इस जेएनपीसी को, जो है जेएनपीसी को और जेएनपीसी के समर्थन में जो लोग हैं, जेएनपीसी के पाप को जो ढक रहे हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। और जेएनपीसी के विभाजन, देखिए, विभाजन विभीषिका तो कहती है, ये विभाजन विभीषिका की बात बीजेपी करती है, लेकिन विभाजन विभीषिका का असल जिम्मेदार कौन है? नेहरू है। उसको बचाती भी है। पता नहीं यानी कौन सा खेल ये खेलती है बीजेपी, पता नहीं, जरा देखिए। और बाद में तो इन समूह का जो चरित्र है इन पार्टियों का, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और अब जैसे कोई पत्रकार था जो कि बीजेपी का समर्थक है, और अब नाम बताना जरूरी नहीं, वो कह रहा था कि शरद पवार के विषय में कि शरद पवार डरे हुए हैं कि यदि भ्रष्टाचार की जांच हुई तो क्या उनका होगा। शरद पवार के विषय में देश को जानना चाहिए, खास करके हमारे जो महाराष्ट्र के भारतीय भाई बहन हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले, वो भी जानते होंगे कि ये शरद पवार जो है बहुत बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए। जितने भी भूमिगत तस्कर रहे हैं, उसका इससे संबंध रहा है। जो हाजी मस्तान से लेकर के, दाऊद इब्राहिम से लेकर के, और इकबाल मिर्ची से लेकर के, सबसे इसका संबंध रहा। ये जो है, और इसी तरह के कई और इसके तिकड़म हैं। तमाम जो कोऑपरेटिव भी एक बहुत बड़ा रैकेट है। जो सहकारी संस्थाएं, उसमें जो किंग पिन, और उस कोऑपरेटिव में बड़े बड़े घोटाले हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। तो उन कोऑपरेटिव्स का जो किंग पिन यही है, शरद पवार। तो और इसी प्रकार के घोटालों का जो है वो ममता बनर्जी भी है, लालू प्रसाद तो है ही, और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग, इनका भी, इनकी भी लूटपाट का बहुत कुछ है। वो गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला है इनका। लेकिन ये सारे घोटाले जो हैं वो बौने पड़ जाते हैं जो घोटाला इस जेएनपीसी ने किया है, यानी गांधी नेहरू परिवार ने किया हुआ, उसके आगे ये सब बौने। लेकिन उन घोटाला तो बीजेपी के जितने समर्थक यूट्यूबर हैं, वो शरद पवार का नाम लेंगे, टीएमसी का नाम लेंगे, आरजेडी का नाम लेंगे, और सपाई और बसपाई लोगों का नाम लेंगे, लेकिन कभी भी नेहरू परिवार का नाम नहीं लेते। यही इनकी सबसे बड़ी गद्दारी है कि नेहरू परिवार ने क्या लूटा है। यह स्पष्ट निर्देश जो है ये बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से मिला होगा कि आप जो कभी भी नेहरू परिवार की लूट की बात मत करिए।
और नेहरू परिवार के द्वारा यानी लूट की बात न करना और बाकी के इनके लूट के जो 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 छुट भैया किस्म के हैं उनके लूट की बात करना, ये सबसे बड़ी गद्दारी बीजेपी की है, आरएसएस की है। और जो उसके सिपा सालार यूट्यूबर हैं उनकी भी गद्दारी है देश के खिलाफ। तो ये भारतीय एकता की बात होती है तो इसमें जो सबसे जरूरी इसका जो अवयव घटक है, कंपोनेंट है कि हम किन बातों के प्रति संवेदनशील हों। तो जो मानसिकता इन सबों ने बनाई है, चाहे जेएनपीसी का शासन रहा हो 60-70 सालों तक, या इसके बाद बीजेपी का शासन रहा हो, या इन सबों ने इस तरह की मानसिकता बनाने की कोशिश की और मानसिकता बनी भी है कि हम संकीर्ण बातों पर उत्तेजित होते हैं और संवेदनशील होते हैं। यानी जो पांथिक बातों पर, जैसे वो दुर्गा पूजा, विजयदशमी पर कोई व्यवधान पड़ गया, तमाम इस तरह से वो प्रदर्शन, वो कोई कुरान की किताब छू दिया, कोई जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की किताब छू दिया, बस तमाम बवाल, हत्या भी लोग कर देते हैं। लेकिन वहीं पर यदि कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर कोई संवेदना नहीं, इस पर सिर्फ नाटक। क्यों कि इन्होंने कभी भी देश के प्रति संवेदनशील होना कभी सिखाया नहीं। भारतीय जनता दल, यहां तक मैं समझ सकता हूं, ये पहला ऐसा संगठन है जो सिखा रहा है कि भाई आप संवेदनशील होइए सबसे पहले, सबसे अधिक जहां देश की बात है। और जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ऐसे के प्रति जो है मैंने किस तरह की विचार, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह की संवेदनशीलता, उसका तमाशा देखिए। मतलब कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। हालांकि इसके विषय में भारतीय जनता दल ने भी कहा है कि ये जो गद्दार है कन्हैया कुमार, चूंकि इन मामलों में जानता है कि ऐसे करने पर कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, कोई बहुत बड़ा अपराध लोग नहीं मानेंगे। कोर्ट बैठी हुई है जो है उसको बेल देने के लिए, और फिर इसके बाद संसाधन है, वो हवाई जहाज से भी देश भर में घूमेगा, और जो है वो हेलीकॉप्टर, और उसको जो है हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा घूमने के लिए। और उस गद्दार कन्हैया कुमार से तमाम जो है वो टॉक शो चलवाएंगे, इंटरव्यू लेंगे। ये मालूम उसको है, यही इस देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का एक जमावड़ा है। और हमेशा जान लीजिए कि भारत बहुत ताकतवर है दुनिया में, लेकिन उतना ही वो कमजोर है इन गद्दारों के कारण। भारतीय जनता दल जो है हमें हर वक्त जो है भारतीय भाईचारा, भारतीय एकता, भारतीय सद्भाव की बात तो करता है, और जरूर है उसको लाना ही है। लेकिन जो देश के अंदर जो गद्दार हैं, जिनके कारण इसमें बाधा आ रही है, उनकी भी पहचान करवाना बहुत जरूरी है। ये तो कन्हैया कुमार को ये गद्दार कम्युनिस्ट वाले टिकट दे रहे हैं। कन्हैया कुमार फिर इसके बाद वो देखा कि वो चारागाह उतना बढ़िया वो नहीं है, तो वो तो अच्छा सा चारागाह वो समझ करके यानी इसमें घुसा, जेएनपीसी में। अब जेएनपीसी जो कि कहते हैं कि हम एकता के लिए हैं, जेएनपीसी कहते हैं कि हम एकता के लिए हैं, और बाकी ये बीजेपी और आरएसएस जो है देश को तोड़ने के लिए है। लेकिन वो जेएनपीसी उस तत्व को ले रही है जो सरेआम जो है नारा लगवाया
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और इस जेएनपीसी का यह भी इतिहास रहा है कि जिसमें वो नारा लगाया उसमें ये राहुल गांधी उसका समर्थन किया, समर्थन में संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। तो अब ये समझने की आवश्यकता है, क्या ऐसे जेएनपीसी को इस देश में रहने का हक बनता है? लेकिन ये बातें देखिए तब उतनी स्पष्ट होंगी जब हमारे आप में जागरूकता जो है देश के प्रति होगी। यदि हमारी संवेदनशीलता मंदिर के प्रति होगी, जुलूसों के प्रति होगी, और किसी ने जो है वो गीता को छू दिया, कुरान को छू दिया, गुरु ग्रंथ साहिब को छू दिया, तो बहुत बड़ा अपराध हो गया इत्यादि, तब तक ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी। भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है कि देश के प्रति जो है वो संवेदनशील हुई है, और यदि वो जागरूकता होती तो शायद ये जेएनपीसी का भी अस्तित्व नहीं होता देश में, और अस्तित्व भी नहीं होता, और वो इतने बड़े गद्दार कन्हैया कुमार को शामिल भी नहीं करती। वो उसके शामिल करने का एक ही संकेत है कि भाई हम दे कि भारत को टुकड़े करने, भारत को टुकड़े करने वाले और भारत को बर्बाद करने वाले नारों को लगाने वाला जो है उसको भी इस देश के लोग जो है वो स्वीकार कर लेंगे। और ऐसे तो उसमें जेएनपीसी में तत्व हैं। एक है शशि थरूर, उसको पूरा देश पहचाना है कि जब वो ये नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसकी तुलना किया था ये गद्दार शशि थरूर ने भगत सिंह से। यानी कुछ भी कहने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। देखिए जो गद्दार कन्हैया कुमार नारा लगवा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसकी तुलना ये गद्दार शशि थरूर ने वो भगत सिंह से किया था। अब कोई मीडिया पूछा नहीं उसे। देखिए बात वही तक नहीं है कि भाई आपने कैसे वो तुलना कर दिया। तो ये सारा कुछ जो है जो जिस तरह का माइंडसेट इन सबों ने बनाया है, और सारी समस्या उसी से है कि हमारी संवेदनशीलता का जो केंद्र है बिल्कुल वो शिफ्ट हो गया है। हमको संवेदनशील विचार जो है अपनी आवाम के प्रति होनी चाहिए, और आवाम तो पूरी आवाम। और जब आवाम की बात कर रहे हैं तो ये सब देखते हैं कि कितने हिंदू हैं, तो कितने मुस्लिम हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने दबे कुचले हैं, कितने दलित हैं, कितने गैर दलित हैं, कितने बहुसंख्यक, कितने अल्पसंख्यक हैं। ये सारी अवधारणाओं को त्यागना होगा। हमारी एक ही जाति है और हमारा एक ही समाज है, वो समाज है भारतीय। और इसमें जितने भी विभेदकारी व्यवहार है संबोधन को लेकर के उसको त्यागना होगा। और भारतीयता को लेकर के कोई दम भी नहीं भरना है, कोई प्रचार भी नहीं करना है, कोई उसका पाखंड भी नहीं करना है। सिर्फ सोच व्यवहार। ये सब जब विदेश में जाते हैं तब वो जापान की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे। वो देखने के वो वहां से देख के आएंगे, फिर उसी में घुस जाएंगे कि हम ठाकुर हैं, हम तमिल हैं, बंगाली हैं और पंजाबी हैं। ये इस तरह की मानसिकता जो है बहुत घातक है। जब जापान के लोग अपने को सिर्फ जापानी समझते हैं, जर्मनी के लोग अपने को जर्मन समझते हैं, फ्रांस के लोग अपने फ्रेंच या फ्रांसीसी समझते हैं, तो वही भावना जब तक यहाँ नहीं आएगी तब तक ये राष्ट्र जो है वो टिक नहीं सकता। हमारी संवेदनशीलता जो है वो राष्ट्र के प्रति अपनी अस्मिता को पहचानने की है। राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता, राष्ट्र के प्रति जो है सोच को कुचलने के लिए ये उसके सामने
उलझुल जो है तर्क और दृष्टांत जो है ये प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे आज़ादी की लड़ाई में जिन हमारे राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी और अमर शहीदों ने कुर्बानी दी, यदि उन्हीं की गाथा हम लोगों को बताएं तब भी काफ़ी हद तक जो है अब अपने देश के विषय में, अपने अवाम के विषय में उचित जो है संवेदनशीलता भी आ जाएगी, देशभक्ति का भाव भी आ जाएगा। और जो इस एकता का सबसे बड़ा दुश्मन है जो व्यक्तिगत स्वार्थ, वो निकल जाएगा। लेकिन वो न करके आज़ादी की जंग के मैंने वो आज़ादी की जो जंग है या उसकी जो लड़ाई है या स्वतंत्रता का संघर्ष है, उसके जो क्रांतिकारी रहे हैं या आज़ादी के हमारे स्वतंत्रता सेनानी मान लीजिए, उनमें भी एक साजिश। अब उनमें जरूरत इस बात की कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी के विषय में बात की जाए, हमारे जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं उनकी जीवनी के विषय में वो देश को बताया जाए, अशफाक उल्लाह जी की जीवनी के विषय में देश को बताया जाए, खुदीराम बोस के विषय में जीवनी के विषय में बताया जाए, तब देश के प्रति जो है वो संवेदनशीलता भी आएगी और उचित भाव भी आएगा, देशभक्ति भी आएगी, आवाम के प्रति भी बगैर भेदभाव वाली जो है वो संवेदनशीलता, भक्ति भी आएगी। लेकिन उसमें भी देखिए ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आरएसएस वाले, इनकी साजिश जरा देखिए, सिर्फ गोडसे, सावरकर और गांधी इसी में समेट करके ये साजिश कर रहे हैं। इसलिए कि इन तीनों को मिलकर साजिश ये है कि यदि गोडसे, गांधी, सावरकर का नाम लिया जाएगा तो गांधी का नाम लेते ही ये देश की सबसे बड़ी अभिशाप जो है वो कांग्रेस जो है अपना सारा पाप धुल करके एक ऊंचा मंच बना लेगी और जो है इसको बीजेपी को नीचे कर देगी कि देखो हम तो गांधी के पार्टी के हैं और तुम गांधी के हत्यारे गोडसे की पार्टी के हो। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनकी भी कुर्बानी और शहादत और उनके महत्व को भी ढकने का ढकने की साजिश का भी इनको मौका मिल जाएगा। इसलिए इन बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को पहचानने की जरूरत है। और दूसरा है कि ये झूठ और अफवाह, इससे बचने की जरूरत है। और इसके विषय में असल बात है कि चूंकि बातें तो बहुत बताई जा रही हैं, हमारी आवाम जो है वो भ्रमित न हो, उसको कुछ ठोस चाहिए, लबे लुबाब चाहिए। तो लबे लुबाब के रूप में जैसा कि भारतीय जनता दल पहले भी बताया है, आप इतनी बातों को समझ लीजिए कि इस एकता जो है, यानी इस देश की एकता जो है, वह अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी के वक्त जो है जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनके शासन के लिए भी सबसे बड़ी बाधक थी, सबसे बड़ा वो कांटा थी। तो इस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने या अंग्रेजी सरकार ने समय समय पर अलग अलग कुछ तंजीमें उसने बनवाई थी। सबसे पहले जो तंजीम जो है उस अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेज के द्वारा जो बनवाया था वो थी कांग्रेस 1885 में। दूसरी तंजीम थी वो ढाका के नवाब आगा खान की अध्यक्षता में 1906 में मुस्लिम लीग। तीसरी तंजीम जो बनी वो वाम दल या कम्युनिस्ट 1921 में। 1922 में हिंदू महासभा और 1925 में ये आरएसएस। तो सभी देशवासियों को जानना चाहिए कि ये जितनी भी तंजीमें ये बताई गई हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये कम्युनिस्ट या वाम दल
और हिंदू महासभा आरएसएस, यह इस देश की एकता को तोड़ने के लिए ही उस अंग्रेज सरकार ने बनाई हुई है। और आज वो विभिन्न रूपों में और विभिन्न क्षमताओं में इस देश की एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो हमारी आवाम का ये फर्ज है, हमारी आवाम का, हमारे कि इनके झांसे में मत आइए। ये इस देश के तरह तरह के जो तर्क गढ़ते हैं अपने अपने हिसाब से इस देश की एकता को तोड़ने के लिए। और अब तो जो देश के दुश्मन जो बाहर से फंडिंग भी आ रही है, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हर तरह से वो मीडिया को भी जो है वो मीडिया को भी प्रभावित करता है। सुनने में आया कि जी न्यूज़ पर शायद कब्जा हो गया किसी इन्वेस्को को, कोई कंपनी है चीन की, उसका कब्जा हो गया। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो अब जो है फंडिंग मिल रही है। ये गद्दार राहुल गांधी जो है चीन की जो वो कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से यूपीए जो सरकार थी उसके दौरान जो है संधि करके वो जो है वो रिश्वत लिया था, घूस लिया था, रिश्वत। और किसके जरिए? राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। और भी पैसे आते रहते हैं और इन कम्युनिस्टों को भी आते हैं। तो ये जो जब से ये फंडिंग आ रही है विदेशों से, सिर्फ हमारे देश में एकता को तोड़ने के लिए। तो अपनी आवाम से ये दरख्वास्त है कि बस इतनी सी बात जान ले। और जो देखिए असदुद्दीन ओवैसी हुए, सिमी हुआ या PFI हुआ, ये मुस्लिम लीग के ही उपज हैं, उन्हीं के जच्चे बच्चे हैं, सिर्फ रूप बदल करके। तो भारतीय जनता दल का फर्ज बनता है, नहीं तो अपने भारतीय अवाम का फर्ज बनता है कि न तो वो कांग्रेस की बात सुने, न तो ये मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग के जो जच्चे बच्चे हैं, जैसे कि ये असदुद्दीन की जो पार्टी है AIMIM, उसकी बात सुने, न तो जो है वो हिंदू महासभा या हिंदूवादी संगठन की बात सुने, न तो आरएसएस की बात सुने, न तो कम्युनिस्टों की बात सुने। और सिर्फ जो है वो भारतीय एकता के विषय में सोचे और केंद्रित हो। इसीलिए ये भारतीय जनता दल ये लगातार ये निवेदन कर रहा है कि यानी भारतीय एकता लाने के लिए, भारतीय भाईचारा लाने के लिए ये एक आवश्यक है कि भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा के जो शत्रु हैं, ये देश के तो शत्रु हैं ही, इनको जो आपको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, आपके हाथ में एक अमोघ हथियार है मताधिकार का, उसके जरिए इनको नष्ट में नाबूद करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।